भूतिया अस्पताल वार्ड 13 का श्राप। रात के अंधेरे में शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और वीरान पड़ा अस्पताल था, सिटी हॉस्पिटल। एक समय में ये शहर का सबसे बेहतरीन अस्पताल हुआ करता था, लेकिन अब वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीब अजीब चीखें सुनाई देती थीं और कभी कभी अस्पताल की खिड़कियों में सफ़ेद साए भी दिखते थे। रवि, एक बेरोजगार युवक, को अस्पताल के नए चौकीदार के रूप में नौकरी मिल गई थी। लोगों ने उसे इस जगह के बारे में बहुत डरावनी बातें बताईं, लेकिन उसने हिम्मत रखी। उसे लगा कि ये सब बस अफवाहें हैं। पहली रात रवि ने पूरे अस्पताल का दौरा किया। वह टॉर्च की रोशनी में जगह जगह जमी धूल और जाले देख रहा था। सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वह वार्ड नंबर 13 के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक वार्ड का दरवाजा खुद ब खुद चर्रर्र की आवाज के साथ खुल गया। रवि की रूह कांप उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर झांका। वार्ड में सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था, लेकिन बिस्तर नंबर 13 बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे किसी मरीज को वहां रखा गया हो। तभी कमरे में हल्की छन छन की आवाज गूंजी। रवि ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने टॉर्च नीचे की ओर की, तो उसने देखा कि जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अगली रात रवि ने तय किया कि वह वार्ड 13 की हकीकत जाने बिना नहीं रहेगा। आधी रात के करीब, जब पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूबा हुआ था, वह फिर से उसी वार्ड में गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उसकी सांसें ठंडी पड़ने लगीं। तभी उसे बिस्तर पर लेटी एक अधजली औरत दिखी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी और धीरे से फुसफुसाए, "तू यहाँ क्यों आया है?" रवि के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। वह चीखते हुए बाहर की ओर भागा, पर जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे से एक जोरदार ठहाका गूंजा। रवि ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, तो वह औरत अब बिस्तर पर नहीं थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, "अब तू भी यहीं रहेगा।" रवि को बेहोशी छा गई। जब उसकी आंख खुली, तो वह वार्ड नंबर 13 के बिस्तर पर पड़ा था। उसे अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड देखने की सूझी। उसने पुराने गार्ड से पूछताछ की, तो पता चला कि वार्ड नंबर 13 में 10 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर मेघना था, को कुछ लोगों ने जलाकर मार दिया था, क्योंकि उसने अस्पताल में कुछ काले जादू के प्रयोग किए थे। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तब से हर साल कोई न कोई उस वार्ड में जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। रवि को एहसास हो गया कि यह जगह सच में श्रापित है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। अस्पताल के बाहर खड़े लोगों ने केवल रवि की चीख सुनी। जब पुलिस अंदर गई, तो वार्ड नंबर 13 में किसी का नामोनिशान नहीं था, बस एक टूटा हुआ टॉर्च और गीले पैरों के निशान। कार में सवार सरकटा। रात के 2:30 बजे बज रहे थे। विशाल अपने ऑफिस से लौट रहा था। बारिश के कारण सड़कें सुनसान थीं और हाईवे के किनारे घना जंगल था। हवा में एक अजीब सर्दी थी, जो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा रही थी। उसने कार के वाइपर ऑन किए और रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ अजीब सा स्टैटिक शोर आ रहा था। तभी अचानक कार की हेडलाइट्स के आगे सफ़ेद साड़ी में एक औरत आ गई। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, सिर झुका हुआ था और उसके बाल उसके चेहरे को ढांके हुए थे। विशाल को अजीब लगा, लेकिन उसने अनदेखा किया और कार की स्पीड बढ़ा दी। जैसे ही वह औरत के पास से गुजरा, एक ठंडी हवा का झोंका कार के अंदर आ गया।
विशाल ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर तभी छन 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 किसी पायल की आवाज सुनाई दी। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके से पीछे देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वही औरत अब उसकी कार की पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका सिर धड़ से अलग था। विशाल के हाथ पैर कांपने लगे। उसने अचानक ब्रेक मारा और कार झटके से रुक गई। कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब सीट खाली थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सिर्फ उसका वहम था। लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, कटी हुई गर्दन वाला सिर कार के बोनट पर पड़ा था। सिर की आंखें खुली थीं और वे सीधा विशाल को घूर रही थीं। विशाल के हलक से चीख निकल गई। उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। छन 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 पायल की आवाज तेज होती जा रही थी। विशाल ने हिम्मत जुटाकर बोनट की तरफ देखा। सिर अब वहां नहीं था, लेकिन कार की विंडशील्ड पर ताज़ा खून की धारियां बह रही थीं। तभी कार के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आई। विशाल ने डरते डरते बाहर झांका और उसकी सांसें थम गईं। वही सफेद साड़ी वाली औरत कार की छत पर बैठी थी और उसका कटा हुआ सिर उसके हाथ में था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका सिर विशाल की तरफ हंस रहा था। विशाल ने पूरी ताकत से कार स्टार्ट की और स्पीड में आगे बढ़ गया। विशाल किसी भी तरह इस रास्ते से निकल जाना चाहता था। सड़क पर घना कोहरा छा गया था, जिससे आगे देखना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसे एक पुराना टूटा फूटा खंडहर दिखा और उसकी कार अपने आप उसी ओर जाने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। विशाल ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके थे। कार तेजी से खंडहर की ओर बढ़ती गई और आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। चारों ओर गहरा अंधेरा था। बारिश और तेज हो गई थी। विशाल कांपते हुए कार से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई। क्लिक क्लिक क्लिक। किसी के नाखून पत्थरों पर घसीटने की आवाज थी। विशाल ने टॉर्च ऑन की और आवाज की दिशा में रोशनी डाली। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसकी उंगलियां नुकीले नाखूनों में बदल चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तू भी अब नहीं बचेगा। जैसे उन लोगों ने मेरे साथ किया था, वैसे ही तेरा भी अंजाम होगा। विशाल कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? बूढ़े आदमी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, मैं वो कसाई हूँ जिसे इस गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था। मेरी आत्मा इस जगह फंसी हुई है और अब तू भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। विशाल ने घबराकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसके पीछे से वही कटी हुई गर्दन वाली औरत प्रकट हो गई। अब खंडहर की दीवारों पर खून टपकने लगा। चारों तरफ से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगीं। विशाल के कान सुन्न हो गए। अचानक बूढ़े आदमी ने अपना हाथ विशाल के सीने पर रखा और एक भयानक दर्द ने उसे जकड़ लिया। विशाल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर खींच रही थी। उसने अपनी ही परछाई देखी। वह अब हवा में तैर रही थी और उसका शरीर जमीन पर गिर चुका था। बूढ़ा आदमी जोर से हंसा और बोला, अब तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। सुबह के 5 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने हाईवे पर विशाल की कार को देखा। कार खंडहर के पास खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। सीटों पर सिर्फ खून के धब्बे थे। कुछ लोगों का कहना है कि अब रात के समय जब कोई उस सड़क से गुजरता है, तो उन्हें कार में किसी की हल्की हल्की हंसी सुनाई देती है और कभी-कभी कोई पीछे से कानों में फुसफुसाता है। छन छन नाइट आउट। विकास, अरुण, साक्षी और नेहा 4 दोस्त
जिन्होंने कॉलेज की परीक्षाओं के बाद एक रात बाहर घूमने का प्लान बनाया। सभी ने तय किया कि वे शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान फार्म हाउस पर रात बिताएंगे, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। क्या तुम लोग सच में वहां चलना चाहते हो? नेहा ने संकोच करते हुए पूछा। अरे हाँ, ये सब बस अफवाहें हैं, अरुण ने हंसते हुए कहा। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों दोस्त अपनी गाड़ी में फार्म हाउस की ओर बढ़ रहे थे। सड़कें सुनसान थीं, चारों ओर घना जंगल फैला था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी साक्षी ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और अचानक बोली, रुको। मैंने किसी को सड़क किनारे खड़ा देखा। विकास ने गाड़ी धीमी की, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों एक दूसरे को देखने लगे। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, नेहा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। लेकिन फिर अचानक गाड़ी के बोनट पर तेज धमाका हुआ। सबने चौंक कर देखा। एक अधजली हुई महिला, जिसके बाल झुलसे हुए थे और चमड़ी जगह जगह से लटक रही थी, गाड़ी के बोनट पर झुकी हुई थी। उसकी आंखें काली थीं और मुंह से धुआं निकल रहा था। नेहा ने चीखते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। विकास ने घबराकर गाड़ी आगे बढ़ाई और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, वो औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। ये क्या था? साक्षी की आवाज कांप रही थी। पता नहीं, लेकिन अब फार्म हाउस चलकर देखते हैं, अरुण ने डर को दबाते हुए कहा। फार्म हाउस एक पुरानी, जर्जर इमारत थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत पर बेलें लटक रही थीं। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई, सीलन और कुछ सड़े हुए मांस जैसी। अच्छा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। बस आराम से बैठो और एंजॉय करो, अरुण ने हंसते हुए कहा। चारों ने कैंडल जलाकर एक कोने में बैठकर बातें करनी शुरू की। लेकिन तभी छन छन छन, चारों ने एक साथ खामोशी ओढ़ ली। ये आवाज कैसी थी? विकास ने फुसफुसाते हुए पूछा। कोई बिल्ली होगी, अरुण ने लापरवाही से कहा। लेकिन तभी वही आवाज फिर से आई और इस बार ज्यादा पास से। साक्षी ने धीरे से मुंह उठाया और देखा, एक परछाई सीढ़ियों पर खड़ी थी। लंबी, दुबली, सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में झूल रहे थे। साक्षी की चीख निकल गई। बाकी तीनों ने जब ऊपर देखा तो उनके शरीर सुन्न पड़ गए। भगो, नेहा चिल्लाए और चारों दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी अचानक खिड़की के शीशे पर खून से एक हाथ की छाप उभर आई। हम फंस गए हैं, विकास ने कहा। तभी कमरे की दीवारों पर एक के बाद एक पुराने फोटो उभरने लगे। इन तस्वीरों में वही चारों दोस्त थे, लेकिन उनकी आंखें कोयले की तरह काली और खून से सनी हुई थीं। ये क्या हो रहा है? अरुण ने डरते हुए पूछा। तभी अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में साक्षी ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। नेहा, ये तुम हो? नहीं, साक्षी ने जल्दी से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। उसके ठीक पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, जला हुआ, जगह जगह से मांस टपकता हुआ और आंखों में गहरे काले गड्ढे। साक्षी ने चीख मार दी। विकास ने चारों ओर देखा, लेकिन अब उनके अलावा कमरे में कोई नहीं था। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी अरुण के मोबाइल पर एक मैसेज आया, अब तुम नहीं बच सकते। अरुण ने कांपते हुए मोबाइल को जमीन पर फेंक दिया। तभी साक्षी अचानक हवा में उठने लगी। उसके हाथ पैर ऐंठने लगे और उसकी आंखें सफेद हो गईं। साक्षी, नेहा ने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे धक्का दे दिया। ये घर मेरा है, वही गूंजती हुई आवाज चारों ओर गूंज उठी। तभी खिड़की के शीशे अचानक जोर से टूट गए और कमरे में अंधेरा छा गया। फिर एक तेज हवाओं का झोंका आया और चारों दोस्त जमीन पर गिर गए। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वे फिर से अपनी गाड़ी में बैठे थे, सड़क के किनारे,
ठीक उसी जगह जहां से उन्होंने फार्म हाउस देखा था। क्या ये कोई सपना था? साक्षी ने कांपते हुए पूछा। अगर सपना था, तो हम गाड़ी में वापस कैसे आ गए? विकास ने घड़ी की ओर देखा। घड़ी में रात के 3 बजे बज रहे थे, वही समय जब कहा जाता है कि आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। चारों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की और शहर की ओर भाग निकले। पीछे से एक आवाज आई, छन छन छन। अगले दिन जब उन्होंने फार्म हाउस के बारे में इंटरनेट पर खोजा, तो एक पुरानी खबर मिली। यहाँ रहने वाली एक औरत को उसके पति ने जिंदा जला दिया था। तब से जिसने भी इस फार्म हाउस में रात बिताई, वो कभी वापस नहीं आया। नेहा ने खबर पढ़ते ही कँपकँपी महसूस की। तभी अरुण के मोबाइल पर फिर से एक मैसेज आया, तुम बच नहीं सकते। गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया और चारों ने देखा, रियरव्यू मिरर में वही औरत बैठी थी। असली अंत अभी बाकी है।